हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 11th अकाउंटेंसी जर्नल अप टू क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 दिखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए फर्स्ट पॉइंट डेट दे नहीं रहा है, सीरियल नंबर दे रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू at a profit of 33 whole 1.3% on cost less 15% trade discount। अब चारों ने क्या किया है कि मतलब कंपनी ने क्या कर रहा है कि चारों को माल बेच रहा है। कितने वाला माल बेच रहा है? 1,20,000 वाला माल बेच दिया। तो 1,20,000 वाला माल उसने 33 होल 1.3% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो कैसे करेंगे आप? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने का माल था? 1,20,000। ठीक है, बेचा कैसे है? प्रॉफिट पर बेचा है। प्रॉफिट क्या है? 33 होल 1/3% के प्रॉफिट पर। तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 का अगर हम निकालें तो 1,20,000 का 33 तो आपका 100/3 इंटू 100 कैंसिल आउट 40। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। 1,20,000 वाला प्रोडक्ट, 1,20,000 वाला सामान हमने बेचा है 1,60,000 का। लेकिन 1,60,000 का जब बेचने लगे तो हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था? 15%। तो लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% का ट्रेड डिस्काउंट आप देखेंगे तो कितना आएगा? 0 0 15 6 99 कैरी 15 मुझे 15 24। इतना आपका क्या आया? ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 1 हमने जो प्रोडक्ट सेल किया है वो प्रोडक्ट हमने सेल किया है 1,36,000। फिर से सुनिएगा, हमारे पास जो सामान था वो उसकी कीमत थी 1,20,000, यानी मैंने खरीदा था। जब मैंने उसको बेचा तो 40,000 के प्रॉफिट पर बेचा है। 40,000 प्रॉफिट मिला देंगे तो 1,60,000 का बेच रहा था हमने। लेकिन जब वो खरीदने लगा तो मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितना? 15%। तो 1,60,000 का 15% 24,000 आता है। तो 1,60,000 का सामान हमने बेचा है 1,36,000। अच्छा ये देखिए 1,36,000 यहाँ पर क्या कहते हैं, कैश तो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब हम लोगों ने उधार सेल किया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या सेल किया? उधार सेल किया। तो इसका मतलब जो एंट्री बनेगा फर्स्ट पॉइंट, वो एंट्री क्या बनेगा? चारों रिसीवर हो गया। जब चारों रिसीवर है तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा। और फिर क्या है? कंपनी के लिए इनकम है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट 1,36,000 1,36,000। नरेशन आपको पता ही है, लिखना ही लिखना है, कोई चांस नहीं है इसको ड्रॉप आउट करने का। तो अब पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड अगर देखिए तो उसमें क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000, यानी फिर कंपनी क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। ठीक है, उसकी कीमत क्या है? 80,000। सेलिंग प्राइस नहीं है, कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग मतलब मैंने खरीदा था 80,000 का, यानी कंपनी ने 80,000 का खरीदा है। टू अरुण अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। कैसे बेच रहा है? उधार नहीं बेच रहा है, अगेंस्ट चेक यानी पैसा लेके बेच रहा है, नकद बेच रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो कॉस्ट है वो कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स 80,000 है। 80,000 वाला सामान हमने 25% के प्रॉफिट पर बेचा, एड 25% प्रॉफिट। तो 25,000 का 25% 20,000 आएगा, यानी हमने बेचा कितने का? 1,80,000 का, सॉरी 1,00,000 का बेचा। लेकिन हमने इस पर क्या दिया था? ट्रेड डिस्काउंट दिया था। कितना? आई थिंक 15% दिया हुआ है। तो 15% 1,00,000 का कितना होगा? 15,000। यानी बेचा कितने का हम लोगों ने? 85,000, वो भी अगेंस्ट चेक। यानी जब हमने बेचा तो उधार नहीं बेचा, हमें पैसा लेके बेचा। तो कैश तो नहीं आ रहा, लेकिन उसने मुझे चेक दिया है। अच्छा, चेक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम ये एज्यूम करेंगे कि उसी दिन हम लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट मतलब चेक डिपॉजिट कर दिया है। तो यहाँ पर जो आप क्या करोगे, आप किसको बेच रहे हो? आपने बेचा है अरुण को, लेकिन उसने पैसा दिया। तो पैसा क्या दे रहा है? वो चेक दे रहा है। तो चेक बैंक को लिखाएगा, और बैंक नेचर में क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या है? बैंक रिसीवर हो रहा है, क्योंकि चेक हम बैंक में ही लगाएंगे, तो बैंक के पास गया। तो अब जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट
डेबिट। कंपनी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सेल कंपनी के लिए क्या इनकम है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितना आएगा 85,000। आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नरेशन आपने मालूम है, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड की अगर बात करें तो पेड बाय चेक 8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। कंपनी क्या पे कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है कितना 8,400। तो भाई हमारे पास से कैसे पे किया है, चेक के थ्रू। तो भाई पैसा हमारे पास से क्या होगा, यानी मेरे पास से चेक गया होगा। चेक देंगे तो इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा घटेगा। तो बैंक क्या है, रिसीवर या गिवर, तो गिवर है तो बैंक हमारा क्रेडिट होगा, और प्रीमियम इंश्योरेंस क्या होंगे, वो आपके डेबिट होंगे, ठीक। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या किया है, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग 1 अगस्त। हमने जो पे किया है वो पूरे 12 महीना का पे किया है, लेकिन स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अगस्त से। जब 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो 1 अगस्त 2022 से, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है, 31 मार्च को। यानी 2023 31 मार्च को क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 31 मार्च को क्लोज हो गया है, लेकिन मैंने पूरा 12 महीने का दिया है। 12 महीने का मतलब कि हमने पूरा 2023 के आगे तक चला गया है, ठीक है। लेकिन अगस्त से लेके अगर आप बात करेंगे 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है 2023, 8 ही महीना हो रहा था। तो मुझे जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना चाहिए था वो सिर्फ 8 महीने का ही पे करना चाहिए था, लेकिन मैंने 12 महीने का पे कर दिया। यानी हमने प्रीपेड कर दिया, यानी 2023 और 24 का भी 4 महीने का पे कर दिया। तो प्रीपेड एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो जो 4 महीने का ऑलरेडी हमने पे कर दिया है 2023 में, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, जो 4 महीने का एक्स्ट्रा पे किया, वो 4 महीने का कंपनी के लिए क्या होता है, एसेट है। क्योंकि जब वो वक्त आएगा तो हम उसमें पे 4 महीने का करेंगे ही नहीं। तो ऐसे केस में ये कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। इसके 2 एंट्री बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। पहला तो कंपनी क्या कर रहा है, इंश्योरेंस पे कर रहा है, ठीक है। तो इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। कैसे पे कर रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, डेबिट। तो पैसा हमारे पास से गया, तो बैंक अकाउंट कितना 8400। लेकिन फिर ये जो है पूरा 12 महीने का है, ठीक है। ये पूरा 12 महीने का है, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ था, अगस्त से। तो अगस्त से लेकर अप्रैल तक 8 ही महीना होता है, यानी 4 महीना का मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। तो जब 4 महीने का एक्स्ट्रा पे करोगे तो कंपनी के लिए वो एसेट कहलाएगा, यानी पहले से दे दिया उसने। स्टार्ट हुआ नहीं था लेकिन दे दिया है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक उसने पहले से दे दिया है 2023 का। तो वो कंपनी के लिए तो एसेट होगा ना। तो जब एसेट होगा, जो पहले से पे कर देता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि बैंक में ऑलरेडी 84,000 हो चुका है, ठीक है। पे अगर देखेंगे तो 8 महीने का अगर हम निकालें, इसका 8400 का सिर्फ 8 महीने का अगर निकालें तो 4 2 8 4 3 12 3 2 6 3 8 24 28 2 56, 8 महीने का सिर्फ इतना ही आ रहा था, सिर्फ इतना पे करना चाहिए था। तो डेबिट से यहाँ पर 5600 से होना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट करने से क्या है 8400 से डेबिट कर दिया। जब 8400 से डेबिट कर दिया होंगे, इसका मतलब क्या है कि करना इतने से चाहिए था, कर इतने से दिया, यानी 2800 यानी 2800 ज्यादा की है। तो 2800 ज्यादा करने के लिए फिर इंश्योरेंस को क्या कर दोगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। क्यों कर देंगे क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट किया है नील करने के लिए, ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि 2022 में जो हमारा इंश्योरेंस हमारे पास से गया है वो कितना गया है, सिर्फ 8400 है, मैंने 84,000 लिख दिया है। कंपनी से जो इंश्योरेंस गया है वो कंपनी से इंश्योरेंस 2022 में गया है तो 5600 ही गया है, ना कि 8400 गया है। 2022 और 23 का जो ईयर था, फाइनेंशियल ईयर। तो 8400 माइनस 2800 कर देंगे, आपको 5600 ही आएगा, क्योंकि इसमें जो 2800 रुपए है वो 2800 आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, दैट इज 2023 एंड 24, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करना भी मत भूलिएगा, वो भी फॉर्मेट का हिस्सा है, नहीं करेंगे तो आपका नंबर कटेगा। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। 24 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 4 मार्च 2023, purchased building for 1,50,000 and incurred expenses of 10,000 on its purchase। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने जो बिल्डिंग खरीदा वो 1.5 लाख का खरीदा है। जब 1.5 लाख का खरीदा तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग पे कुछ खर्च भी होंगे, तो खरीदते समय ही हमने उस पर खर्च किया है, एक्सपेंस किया है। कितना किया है, 10,000 रुपये खर्च किया। तो वो बिल्डिंग क्या हमें 1,50,000 की पड़ी,
नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमने नई बिल्डिंग खरीदी थी और नई बिल्डिंग पे ही 10,000 का हमने खर्च किया, रिपेयर वगैरह जो भी कराया होगा। एट द टाइम ऑफ परचेज अगर जो खर्च होता है तो उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन ना होकर वो पैसा उसी में ऐड हो जाता है। मैंने बहुत बड़े से समझाया है। तो बिल्डिंग खरीदा है 1.5 लाख का, तो कैसे खरीदा हम लोगों ने? अच्छा कुछ दिया नहीं रहता, कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, आपका परचेज बिल्डिंग 1.5 लाख एंड इनकम स्पेंड 10,000 ऑन इट्स परचेज, बड़ी अमाउंट है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या लिख रहा होगा, कैश वगैरह दिया नहीं है। तो जब कैश नहीं दिया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट आप कितने से करेंगे? 1,60,000। क्यों? क्योंकि 1,50,000 का आपने बिल्डिंग खरीदा, 10,000 उस पर एक्सपेंस किया है। तो 10,000 जो एक्सपेंस किया है तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिया नहीं है इस वजह से हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने पेमेंट कर दिया। डेट क्या है आपका? 4 मार्च 2023। कंपनी क्या कर रहा है? बिल्डिंग खरीद रहा है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यानी वो 10,000 जो एक्सपेंस उसमें ऐड हो जाएगा। वो कितने का पड़ जाएगा तब? 1,60,000। 1,60,000 ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर मार्च 10, सतीश हु ओवर्ड अस 20,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। यानी सतीश एक बंदा था, कोई इंसान था, हमने उसको 20,000 रुपये दिया था, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 60 पैसे पर रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। यानी क्या हो रहा है? वो पूरा पैसा नहीं दे रहा, वो सिर्फ कितना दे रहा है? 1 रुपये का 60 पैसा दे रहा है। तो भाई 20,000 का कितना देगा? तो 20,000 इंटू 60/100 कर लेंगे तो कितना देगा? सिर्फ आई थिंक 6 2 12 12,000 रुपये देगा। और 8,000 रुपये हमारा क्या हो गया? क्या कहते हैं उसको? पैसा डूब गया है। 8,000 हमारा नुकसान हो गया। जो 8,000 हमारा नुकसान हुआ है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। तो मार्च 10 कैश कितना आ रहा है? सिर्फ 60 पैसे आ रहे पर रुपये ना। तो 60 पैसे पर रुपये का अगर निकालें तो 20,000 इंटू 1 रुपये में 100 पैसे, से 60/100 कर लेंगे डेबिट। दूसरा पैसा कितना डूब रहा है हमारा? बैड डेट्स। बैड डेट्स 40% डूब रहा है, तो आप निकाल ही लेंगे। कौन था? सतीश। अब देखिए क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? 12,000। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 8,000। और टोटल लेना कितना था? फिर इनसे 20,000 रुपये लेना था। सतीश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सतीश जो हम लोगों ने उधार दिया होगा तो ऐसे कितने सतीश डेबिट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इससे फिर पैसा लेना है। एक तो केस ये, दूसरा केस उस समय सतीश रिसीवर हुआ होगा तभी डेबिट किए होंगे। लेकिन उससे 20,000 जब लेना था, लेकिन उसने 20,000 नहीं दिया, उसने सिर्फ दे कितना रहा है? 12,000। क्योंकि 60 पैसा ही दे रहा है पर रुपये, 8,000 नुकसान हुआ। तो सतीश को हम पूरे से क्रेडिट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम 12,000 से क्रेडिट करते हैं तब भी इसका मतलब वो एक बुक जो है वो 8,000 से सतीश को डेबिट ही दिखाता। इसका मतलब मुझसे 8,000 रुपया फिर लेना पड़ेगा, उससे फिर हम डिमांड करते हैं। लेकिन भाई उसका पैसा डूब गया है, वो मतलब मेरा पैसा डूब गया है, वो कामयाब नहीं हुआ। जिस चीज में पैसा लगाया हुआ, जिस बिजनेस में पैसा लगाया वो बिजनेस चला नहीं, ठप हो गया। तो इसलिए मैंने पूरे 20,000 से इसको क्रेडिट कर दिया और 8,000 हमने बैड डेट्स में डाल दिया कि ये पैसा मिलने वाला नहीं है। मार्च 15 पेड 500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। अब कंपनी कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी रिपेयर करा रहा है। रिपेयर मतलब क्या? खरीद नहीं रहा फर्नीचर, फर्नीचर से उसके पास ऑलरेडी पहले से था ऑफिस फर्नीचर। अब कंपनी ऐसे केस में वो कर रहा है, रिपेयर करा रहा है। तो रिपेयर कंपनी के लिए क्या है? खर्च है। और रिपेयर जब कंपनी के लिए खर्च है तो रिपेयर उसको एक्सपेंस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। 15 मार्च तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर कराए हो किस तो पैसा जाएगा हमारे पास से कैश टू कैश अकाउंट। कितना? 500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट मार्च 18 प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस आ गया, यानी प्रोप्राइटर जो ऑनर जो है ऑफ द कंपनी उसने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला। पैसा के साथ साथ उसने सामान भी निकाला। कौन सा सामान? जो पहले कंपनी ने खरीदा होगा, और जब कंपनी ने खरीदा होगा उस समय उसको परचेज को डेबिट किया गया होगा। वही खरीदा हुआ माल कंपनी का मालिक जो है पर्सनल पर्पस के लिए ले लिया। तो पर्सनल पर्पस के लिए लेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी में वो स्टॉक ऑलरेडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
क्योंकि भाई हमने खरीदा हुआ माल कितने का लिया, 2000 का, तो 2000 से कंपनी में माल कम हो गया ना, लेकिन जब खरीदे होंगे तो परचेज को डेबिट किया होंगे। जब ये माल खरीदा हुआ माल ले लेगा तो परचेज को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, ताकि ये क्लियर हो सके कि 2000 का माल मालिक लेके चला गया है, जिसकी वजह से कंपनी में जो स्टॉक है 2000 से हमारा घट गया है। कैश कितना लिया है, कैश इतने नहीं है, अच्छा देखिए पर्सनल पर्पस, अच्छा कैश लिया है 5000, तो डेट आपका है आई थिंक 18 तारीख, पर्सनल पर्पस है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश लिया तो कंपनी से कैश गया तो कैश अकाउंट, और क्या लिया है, गुड्स लिया है तो टू परचेज अकाउंट। कैश ले रहा है टोटल 5000, टोटल हो गया 7000, कैश निकाला है पर्सनल पर्पस के लिए 5000 और सामान कितना ले रहा है 2000, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज द फॉलोइंग आइटम फॉर बिजनेस। अब देखिए ये जो चीजें परचेज कर रहा है वो बिजनेस के लिए खरीद रहा है। आयरन सेफ है 15000, फिलिंग कैबिनेट 5000, कंप्यूटर 12000, यानी जो सारी चीजें, 3 चीजों का जो नाम लिया है मैंने ना, वो सब ऑफिस से रिलेटेड है। तो इसको हम इनका पर्टिकुलर नाम ना लिखकर बल्कि क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। उसके बाद क्या करें, पोस्टेज खर्च है हमारे लिए, स्टेशनरी ये भी खर्च है, तो ये सब के सब क्या है, अच्छा परचेज तब कर ही रहा है तो परचेज का मतलब खर्च ही है, तो सबको डेबिट ही करना है। लेकिन जो जो नाम दिया उस नाम से डेबिट ना करके हम क्या करेंगे, डेट क्या है 20, डेट आप लिखोगे क्या, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा पोस्टेज, ये भी हमारा एक्सपेंस है, एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। टू चेक आई थी कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया होगा तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे। क्यों कैश क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि नाम भी तो किसी का नहीं दे रहा कि हमने उधार लिया हो। यहाँ पर अगर हम डेबिट करें कितने से, 15000, 5000, 12000, 15K, 5K एंड 12K, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जगह कम है मेरे पास, तो आप लोग इसको माइंड मत करिएगा। 200 प्लस 150, ये जो डेबिट होगा वो डेबिट होगा आपका 32000 से, ये जो डेबिट होगा वो होगा 350 से। टोटल कितना डेबिट हो गया, 32350, 32350 रुपए से डेबिट, सॉरी क्रेडिट हो गया। यानी देखिए ऑफिस इक्विपमेंट में क्या था, फिलिंग कैबिनेट था, आयरन सेफ था, कैबिनेट था, ये सब ऑफिस में इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट लिखा है। पोस्टल स्टेशनरी मैंने साथ में लिख दिया, अलग अलग चाहो तो आप पोस्टल अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, तो टाइम वेस्ट होता, स्पेस ज्यादा लेता है, इसलिए मैंने कहीं भी लिख के प्लस करके अमाउंट को राइट कर दिया। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 28 पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1600। अब कंपनी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है कंपनी के लिए, चार्जेस है ना, चार्जेस का मतलब एक्सपेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, चार्जेस आ गया, इसका मतलब भाई हमारे लिए एक्सपेंस ही है, नुकसान है। कैसे पे कर रहा है, चेक वगैरह कुछ दिया नहीं, जब चेक नहीं दिया पेड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कैसे पे करोगे, कैश के थ्रू पेमेंट करोगे। बिजली ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, क्या बिल वगैरह नहीं पे करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना पे किया है 1600 रुपए, तो 1600 रुपए भी हमारा क्या हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट सेकंड पॉइंट इज चार्ज डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी फॉर 1 ईयर, 75000। हमने मशीन खरीदा था, मशीन से काम भी कर रहे हैं, मशीन को खरीदे पूरे 1 साल हो गए, और जब मशीन को खरीदे पूरे 1 साल हो गए, जाहिर सी बात है मशीन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि डिप्रिसिएशन का मतलब ही यही है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू कंटिन्यू यूज, ड्यू टू ऑब्सोलीट, ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेजेस, इन सब की वजह से हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू घटती जाती है। तो डिप्रिसिएशन क्या है भाई, 10% से हमारी मशीन की वैल्यू क्या होगी, डिप्रिशिएट हो गई, घट गई, तो नुकसान होगा कि फायदा, जाहिर सी बात है हमारा नुकसान है। किस पर नुकसान हो रहा है, मशीन पे नुकसान हो रहा है। तो अब एंट्री जो बनेगा वो डेट है आपका 31, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, मशीनरी पे, मशीनरी अकाउंट 10% से 10/100 इंटू 7500, कितना वो कहा जाएगा 75,000 था, तो 75,000 का 10% आपका आएगा 75,000,
500। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट, मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। लास्ट पॉइंट अगर आप देखिए तो आपका लास्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर 6000, यानी जब साल के आखिर में सबका वेजेस पे कर दिया कंपनी ने, सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी भी 6000 पे करना बाकी है। दैट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होती है बकाया ही होता है। तो भाई अब अभी भी इसको 6000 रुपये देना बाकी है, तो 6000 रुपये जब देना बाकी है तो कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी ही है। और वेजेस क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, डेट आपका जो होगा 31st ही होगा, सेम डेट होगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा नीचे इसी के नीचे लिखते हैं, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 नहीं था, ये 25 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपके लिख देंगे 6000 टोटल कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन फिर भी अच्छा था, ठीक था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों ने किया है और क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने सॉल्व हो गया। फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई किसी भी तरह का, जितना क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से उसको समझाया जाएगा। तो देखिए इस सब पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और जहाँ था आपका इंश्योरेंस, अच्छा इंश्योरेंस वाला आपका था 24 में, उस सब पे आपको ध्यान देना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि भाई आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक सब चल रहा है, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि बोर्ड में 3 घंटा कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तब तक घर पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिए।